नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब जब मोदी सरकार दबाव महसूस करती है तो उसे अपने फैसलों पर यूटर्न लेना पड़ जाता है, फिर चाहे वो 3 काले कृषि कानून हो या NRC का फैसला। और अरावली को लेकर भी सरकार का यही रवैया देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जिस तरह से पूरे देश में अरावली को लेकर माहौल बना है, उससे कहीं ना कहीं मोदी एंड कंपनी भारी दबाव महसूस कर रही है। तभी तो उन्होंने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। मतलब जिस तरीके से सरकार ने लीगल माइनिंग को लीगल बनाने की कोशिश की थी, वो अब पूरी तरह से बेकार हो गई है। वहीं कांग्रेस, जो पिछले कई दिनों से अरावली के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी, उसने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आ गई है और इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो पिछले 11 सालों में ऐसा कई बार हो चुका है जब मोदी सरकार ने कोई फैसला लिया और अलग अलग तरह से पहले उसका झूठा प्रचार कराया और फिर अगर उसका बड़ा विरोध हुआ तो सरकार को अपने पांव पीछे खींचने पड़े। ठीक वही काम अब सरकार ने अरावली को लेकर किया है। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक लिखित आदेश जारी करते हुए पूरे अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के नए खनन पट्टे जारी करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत केंद्र सरकार ने सभी संबंधित राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अरावली की पूरी रेंज में अब कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। ये प्रतिबंध सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला अरावली को एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में बचाने और अवैध तथा अनियमित खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब उसको इसमें सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही देखा गया कि उनका झूठा प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है और गोदी एंकर तक सरकार से इसको लेकर सवाल पूछने लगे हैं, तब उसको समझ में आ गया कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार की कम फजीहत हो। अब देखिए, अरावली कोई सामान्य पहाड़ी श्रृंखला नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी उम्र करोड़ों साल बताई जाती है। अरावली सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों का ढांचा नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। ये मरुस्थलीकरण को रोकती है, मानसून को संतुलित करती है, भूजल को रिचार्ज करती है और जैव विविधता का एक विशाल आधार है। इसके बावजूद बीते वर्षों में अरावली को लगातार खनन माफियाओं की भेंट चढ़ाया गया। पहाड़ों को काट काट कर समतल कर दिया गया, जंगल उजाड़ दिए गए और नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बार ऐसे नियम बनाए जिनसे अवैध खनन को परोक्ष रूप से अवैध बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में परिभाषाएं बदली गई, पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर नए मानक तय किए गए और संरक्षण के दायरे को सीमित करने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया, जिसमें कहा गया कि जमीन से 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस परिभाषा के बाद अरावली की करीब 90% पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाती। इस फैसले के बाद देश भर में पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया, यहां तक कि जनता भी सड़कों पर उतर आई। इस फैसले को लेकर कहा गया कि ये अरावली को बचाने की बजाय उसे खत्म करने का रास्ता खोल देगा। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा तो खनन माफिया के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली को बचाने की मांगे और तेज हो गई। जगह जगह प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर अभियान चला और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इसी दबाव के बीच केंद्र सरकार का ताजा आदेश सामने आया। मंत्रालय ने साफ किया कि अरावली में नई खानों पर पूरी तरह रोक रहेगी और जो खदानें पहले से चल रही हैं उन पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि अरावली क्षेत्र के लिए एक नया वैज्ञानिक और व्यापक माइनिंग प्लान तैयार किया जाएगा। ये जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE को सौंपी गई है। सरकार के इस बयान से साफ पता चलता है कि सरकार बेहद दबाव में और डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से ICFRE को निर्देश दिए गए कि वो पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार करे। इस प्लान में पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जाएगा, पारिस्थितिक वहन क्षमता तय की जाएगी और ये पहचाना जाएगा कि कौन से क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हैं और जिन्हें पूरी तरह संरक्षण की जरूरत है। इसके
इसके अलावा बहाली और पुनर्वास के उपाय भी इस प्लान में शामिल किए जाएंगे ताकि जहां पहले नुकसान हो चुका है वहां पर्यावरण को फिर से बहाल किया जा सके। खास बात यह है कि इस प्लान को सार्वजनिक किया जाएगा और संबंधित स्टेक होल्डर्स से परामर्श ली जाएगी। अब देखिए, सरकार अभी बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन ये सरकार अपने वादों को कितना निभाती है ये भी किसी से छिपा नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि अरावली में खनन से संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले समय में अरावली का बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जहां खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जो खदानें पहले से चल रही हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सभी पर्यावरणीय शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन कही गई बातों पर सरकार कितना अमल करती है ये आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, मंत्रालय के मुताबिक तो अरावली मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता को बचाने और पानी के स्रोतों को रिचार्ज करने और पूरे क्षेत्र को पर्यावरणीय सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार इतनी ही प्रतिबद्ध थी तो फिर बीते सालों में अरावली के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हुआ? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया, क्योंकि एक ऐसी कमेटी थी वो जो किसी की नहीं सुनती थी। उस कमेटी का आधार पे तो जनार्दन रेड्डी जी एक थे मंत्री कर्नाटका के, उनको जेल जाना पड़ा, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इतनी पावरफुल कमेटी थी, आपने उसी को समाप्त कर दिया, तब भी शक पैदा हो गया। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का का जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है, और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो, उसको जो बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर, उसके कारण और लोगों को वहाँ कई तरह के संदेह पैदा हुए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? आपके रहते हुए नौबत क्यों आई? 24, 25, 26 जून को, इसी 24, 25 जून को, 24, 25, 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई, और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया, और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किए आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर, 6 अगस्त को ही, 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा
नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह से और उसको रोक दिया है। उसी से मालूम पड़ता है कि जो आरोप करप्शन के लगते थे और ज़्यादा पुख्ता हो गए। मैं भी रहता कि मुख्यमंत्री रहा हूँ 3 बार। मुझे मालूम है कि फॉरेस्ट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जितने भी मामले होते हैं उसमें दिन नहीं, महीने नहीं, कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है उसकी कार्रवाई होने के अंदर। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और अब 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। आप और आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ जो है राजस्थान के अंदर 6 पेज का आप प्रेस नोट जारी कर रहे हो अरावली को लेकर के। अरे 6 पेज का, अरे अगर तथ्य हो, सच्चाई हो, 1 पेज सफिशिएंट होता है, 1 पेज ही। तो 6 पेज में आपका कदम देखा कि प्रेस नोट आ रहे हैं, इसलिए मतलब आप गिल्टी कॉन्शियस है और जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। यानी विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार दबाव में आकर वही कर रही है जो उसे पहले करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने साफ कहा कि डैमेज कंट्रोल की एक खोखली और भ्रामक कोशिश है जो किसी को भी मूर्ख नहीं बना पाएगी। जयराम ने कहा कि ये सिर्फ दिखावटी घोषणाएं हैं, जबकि अरावली की खतरनाक 100 मीटर से ऊपर वाली नई परिभाषा जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के और सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने खारिज किया है, अब भी जस की तस बनी हुई है। अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। अब देखिए, सवाल ये भी उठता है कि अगर केंद्र सरकार वाकई अरावली को बचाना चाहती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को लेकर क्या रुख अपनाया जाएगा जिसमें 100 मीटर वाली परिभाषा दी गई है, क्योंकि जब तक वो फैसला कायम रहेगा तब तक अरावली की बड़ी आबादी यानी कि उसकी पहाड़ियां जो है वो कानूनी तौर पर संरक्षण से बाहर रहेंगी। इसी बीच अरावली को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर भी आंदोलन तेज हो गया है। माउंट आबू से 1000 किलोमीटर लंबी अरावली आंदोलन जन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं जयपुर में जेनजीज ने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। तो पूरे मामले से एक बात तो साफ होती है कि जब भी जनता, विपक्ष और सामाजिक संगठन एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ते हैं, चाहे वो कृषि कानून हो, एनआरसी हो या फिर अब अरावली का मामला हो। सवाल ये नहीं है कि कई माइनिंग लीज पर रोक दी गई है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार आगे भी अरावली के संरक्षण को प्राथमिकता देगी या फिर कुछ समय बाद दबाव कम होते ही पुराने रास्ते पर वापस लौटेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।